स्टार्ट करते हैं सेशन। ये क्वेश्चन डाउट था साई का, लेट अस डिस्कस दिस। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले है NBS। एनीवन नोज व्हाट इज NBS? N ब्रोमो N ब्रोमो हाँ जी बेटा। which hello okay Sai, where did you get this question? Okay, could you please name the book? Okay, what is the name of the book? Okay, anyhow it is chemistry of class 12, so don't worry. Actually NBS जो है N bromosinamide और chlorine at in the presence of light, bromine in the presence of light, all of them give free radical substitution reaction. N bromosinamide जो है it is specifically for free radical bromination. तो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन अगर होगी तो ऑब्वियसली कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगेगा। कहाँ ब्रोमीन लगेगा? यहाँ पे। दिस इज फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। तो ये फर्स्ट जो NBS है that leads to the formation of a benzyl bromide. समझ गए? तो बेंजाइल ब्रोमाइड हमें मिल जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, RSH in the presence of base। तो RSH क्या देगा? बता, R पॉजिटिव और SH नेगेटिव। तो जो ब्रोमीन है, क्योंकि SH जो है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पता ना, स्ट्रॉन्गर देन OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा? CH2 के ऊपर SH लग जाएगा। सी ऑप्शन आना चाहिए। क्या आंसर है? बिल्कुल, हाँ। पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है फर्स्ट केस में, SR इट्स बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि RS और H ऐसा है ना, और साथ में आप यूज कर रहे हो बेस, SH नहीं S, ये बेस यूज कर रहे हो। तो बेस क्या करेगा? इसके H प्लस को ले लेगा। समझे? जो भी बेस होगा दैट विल अब्स्ट्रैक्ट H प्लस आयन फ्रॉम द थायोअल्कोहल। थायोल है ना ये, थायोल के H पॉजिटिव। 。  . 。
अगर ये तो मैं इसलिए सोच रहा था कि एक 3 बॉन्ड है यहाँ पे, एक कार्बन, एक सल्फर, एक हाइड्रोजन, है ना। अब कार्बन सल्फर बॉन्ड या सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑब्वियसली अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी जाऊं तो जो सल्फर और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस सल्फर का कितना होता है, 2.1 ही होता है शायद। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर कितना होता है, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 और 2, 0.1, 2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 है ना। ओके ना, तो ये तो बॉन्ड टूटेगा नहीं है, क्योंकि ये तो नॉन पोलर ही हो गया, है ना। और ये वाला बॉन्ड जो है, नहीं नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि क्लोरीन जाके 3.0 होता है, यहाँ पे 0.3 ऐड होता है, और यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन में यहाँ 0.4 ऐड होता है, और लास्ट में 0.5 ऐड होता है। सही है, है ना। तो कार्बन सल्फर तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो गया, और ये स्लाइटली पोलर, तो ऑब्वियसली एस एच बॉन्ड विल ब्रेक, है ना। और इसलिए यहाँ पे एस आर जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन से हाँ, अगर मान लिया मैग्नीशियम डाल देते इसमें हम, है ना, तो सिर्फ, हाँ, तब भी तो सिर्फ एस नहीं लगता, फिर आर नेगेटिव ही लगता, ये आर एम जी एस एच हो जाता ना ये आर एस एच जो है, ऐसा करके, तो हम्म पर फिर भी चांसेस कम रहेंगे ना, क्योंकि जो आर एस बॉन्ड है, मतलब सी एस बॉन्ड है, तो ब्रेक करना तो डिफिकल्टी है, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो रहा है ना। हाँ, सही बोला। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 4 फिनाइल 20, 30 वाला, ओके। 30 वाला जो है, बोल रहा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो पहली तो बात कि आप क्या करो, पहले देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज है ब्रिज हेड कार्बन पे, दैट इज अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड कार्बन इज लेस स्टेबल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे है, तो वो तो प्लेनर होना उसका चांसेस कम हो जाएंगे, बट अगर रिंग का साइज बड़ा है तो प्लेनर होने के चांसेस रहेंगे। तो अगर मैं इन तीनों को बात करूं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए आर। आर क्यों, क्योंकि एक तो ओपन चेन है, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पे, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, और 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए।
तो सिर्फ 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे और ये ओपन चेन है, टर्शरी है बट ओपन। ये दोनों भी टर्शरी हैं बट ये क्या है, साइक्लिक, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है। अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के ब्रिज हेड कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कम स्टेबल होगा ओपन चेन से। है तीनों टर्शरी, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, तो देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, दो दो दो, अल्फा हाइड्रोजन भी 6 ही है। बट जो मैंने आपको बात बताई कि जो रिंग है उसको प्लेनर बनाना इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बोकेटायन कैसे होते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटायंस? कार्बोकेटायंस आर प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे और ये प्लेनर होना चाहिए, बट रिंग को प्लेन में बनाना इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए P और Q जो है दे आर लेस स्टेबल देन R। अब आ जाओ P और Q में कौन, तो जिसका जो रिंग स्ट्रक्चर बड़ा है, तो किसका रिंग स्ट्रक्चर बड़ा है, क्योंकि उसके प्लेन में रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, बड़ा होगा तो एडजस्टेबल होंगे बॉन्ड्स। तो इसका मतलब सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, P, उससे ज्यादा स्टेबल Q और सबसे ज्यादा R। तो मतलब ए ऑप्शन शुड बी, बताओ क्या आंसर है? हाँ, ये समझिए ना क्यों, ये क्योंकि जो P वाला रिंग है, हाँ उनके लिए मूवमेंट बढ़ जाएगी ना, और वो प्लेन में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब प्लेनर होने के, क्योंकि कार्बोकेटन जैसे ही बनता है इट ट्राइज टू बी प्लेनर, वो अपने आप को ओपन अप करने की ट्राई करता है। तो अगर रिंग छोटा होगा तो वो ओपन अप हो ही नहीं पाएगा, तो वो स्ट्रेन में रहेगा, एंगल स्ट्रेन। हाँ जी, हाँ, अब ब्रिज, मैं ही बोल रहा हूँ ना कि ब्रिज हेड कार्बन पे मान लिया कोई भी ग्रुप लगा है, लेट अस से क्लोरीन। अब ब्रिज हेड कार्बन पे जब तक तो ये क्लोरीन लगा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेन में है, बट जैसे ही सॉरी टेट्राहेड्रल है, नॉन प्लेनर है, बट जैसे ही वो क्लोरीन हटा, इस पे पॉजिटिव आया, तो ये क्या ट्राई करेगा, अपने को प्लेन में रखने की, एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। बट अब ये रिंग छोटा है तो इसमें 120 डिग्री तो हो ही नहीं सकता एंगल, सब में सारे कार्बन के बीच में 120 डिग्री एंगल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर उसको बाहर जाना पड़ेगा, मतलब कि ये जो ऐसे बनाया ना, ये इसका मतलब ये बाहर की साइड है, इसको क्या आना पड़ेगा, एक प्लेन में आना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा। ये मान लिया इन दोनों के बीच में 120 होता भी है, तो तीसरा एंगल कहाँ होना चाहिए, इधर, है ना, और एटलीस्ट थोड़ा सा तो बाहर होना चाहिए ना, तो वो पॉसिबिलिटी जितनी कम होगी उतना वो एंगल स्ट्रेन में रहेगा। एंगल स्ट्रेन का मतलब ही है कि जो एंगल होना चाहिए नॉर्मल, जो कार्बोकेटाइन का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, अगर उससे आगे पीछे है, ज्यादा है या कम है, दोनों केसेस में ही वो क्या होगा,
स्ट्रेन में रहेगा, और जितना एंगल स्ट्रेन होगा उतना अनस्टेबल होगा। डन। हाँ, जितना ज्यादा नंबर वाला कार्बन रिंग होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ हाँ, और जैसे मान लिया कई बार ऐसा दिया होता है कि मान लिया ब्रिज हेड कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया और एक बिना ब्रिज वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया, बोलता है विच वन इज मोर रिएक्टिव, है ना। तो ऑब्वियसली जहां ब्रिज हेड पे कार्बन नहीं है क्लोरीन, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जो अगर क्लोरीन ब्रिज हेड कार्बन पे है तो वो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा तो अनस्टेबल बनेगा, तो वो लेस रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन रिएक्शन, इसको पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करना है। बोलो बेटा क्या बनेगा? देखो पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको हमने किया CH3 MgBr, MeMgBr है ना, CH3 MgBr। तो याद रखना CH3 MgBr के साथ अल्काइन हो, H2O हो, अमोनिया हो, अल्कोहल हो, एमीन हो, ये सारे ही H जो है इनका दैट इज रिप्लेस्ड बाय CH3, सॉरी MgBr, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे CH3 पे नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और साथ में बन जाएगा मिथेन। तो पहले केस में ये प्रोडक्ट मिलेगा मुझे। फिर मुझे करना है BrCH2COO C2H5, BrCH2COO C2H5, इससे करेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो इट इज रिप्लेस्ड बाय Br, ये Br MgBr हो जाएगा, और ये पूरा Br की जगह आ गया। ये ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना, जब भी MgBr के साथ ये पूरा है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये प्रोडक्ट मिल गया मुझे। अब क्या बोल रहा है ये P बन गया आपके पास। अब P को करना है आपको सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बताओ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में क्या प्रोडक्ट मिलता है मुझे? ट्रांस एल्कीन। तो ये डबल बॉन्ड रहेगा, आइदर दिस वन और दिस वन, सॉरी
एक ही बात है। तो अब P हो गया हमारे पास, देखो A में ये P है, सही है, बट Q गलत है। हाँ, A सही है, ये P सही है, Q गलत है। इसमें ये P भी फर्स्ट वाला सही तो है। अच्छा, COOH लिखा है, मैं CH2 देख रहा हूँ सिर्फ। COOC2H5 होना चाहिए था। हाँ, तो यहीं से गलत हो गया, A तो चला गया, B में ये था तो ये गलत हो गया, ये भी चला गया, बचा C एंड D। C में ये P और Q दोनों सही है, अब बचा R। अब ये बोल रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें करना है इसको। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? CH2 और CH2OH हो जाएगा मेरे अल्कोहल, एसिड अल्कोहल। हाँ, ये बन जाएगा लास्ट वाला CH2CH2OH। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। इसका मतलब हाँ, वो हर एक को, एसिड को अल्कोहल में कर देता है तो एस्टर को भी अल्कोहल में ही करेगा। ठीक है, 27 भी है। हेलो, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कम टू नाउ नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, ये RCOOR dash, it is prepared commonly by reacting a carboxylic acid and alcohol in the presence of small quantity of a strong acid such as concentrated H2SO4 as a catalyst. Reaction बोलता है it is reversible and generally the equilibrium constant for the esterification is close to 1. So as it is a reversible reaction, different methods are used to increase the yield of ester. It is established that mechanism of esterification under such conditions involves initial protonation of the acid followed by the attack of the alcohol as a nucleophile. Okay, तो बोला कि पहले मैकेनिज्म की बात करें तो जो एस्टर है, सॉरी एसिड है, उसकी पहले बोलता है कि प्रोटोनेशन होती है ना, और प्रोटोनेशन होने से इधर पॉजिटिव आ जाता है और इस पॉजिटिव पे फिर अल्कोहल अटैक करता है। अल्कोहल के अटैक करने से ये हो जाता है और फिर इसका रहता है पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव निकलता है
और ये OH नेगेटिव, तो इन दिस वे वी गेट फॉर्मेशन जो है H पॉजिटिव, और एट द सेम टाइम ये H पॉजिटिव निकल जाता होगा, एस्टर बनता होगा, वाटर और H प्लस अलग हो जाते होंगे। तब व्हेन एस्टरिफिकेशन इज कैरिड आउट, जो मोलर रेशियो है एसिड और अल्कोहल की, that is 1:10, so yield of the ester with respect to the acid should be close to 90%। अब देखो एक एसिड के लिए एक ही अल्कोहल चाहिए, एक एसिड बनाना है तो एक ही अल्कोहल चाहिए। अब हो रहा है कि अगर मोलर रेशियो हम 1:10 लें तो एस्टर का यील्ड कितना होगा, तो इट इज 1/11 into 100। ये कैसे लिखा मैंने समझ में आया, टोटल मोल जो हुए दैट इज 11, बट इन 11 मोल से जो एस्टर बनेगा वो कितने मोल बनेगा, 1। 100/11 मतलब कितना हो गया, हाँ जी बेटा, हाँ बेटा, एक्चुअली से जो ये यहीं पे बता रहा है कि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, एंड जनरली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द एस्टरिफिकेशन दैट इज क्लोज टू 1। व्हाट इट मींस कि जो रिएक्टेंट जितना होगा उतना प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। तो अगर इसका 1 मोल है और इसके 10 मोल है, स्टार्टिंग में ये 0 है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये जो है 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, और ये 1। अल्कोहल के 9 बच जाएंगे ना, क्योंकि एक एसिड जो है वो एक ही अल्कोहल यूज कर सकता है ना, तो एस्टर कितना बनेगा 1। तो टोटल मोल कितने यूज किए हमने, 11, ठीक है। 11 मोल से जो एस्टर बना वो बना सिर्फ 1 मोल। एस्टर कितना बना, सिर्फ 1 मोल, और टोटल मोल कितने यूज किए, 11। समझे, इसलिए एस्टर परसेंटेज यील्ड क्या होगी, एस्टर कितना बना कितने मोल में से, 1/11 into 100, so it is almost परसेंटेज यील्ड जो है 1/11 yield of the ester with respect to the acid। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एसिड, तो विद रिस्पेक्ट टू एसिड जो है वो तो 100% ही हुआ, क्योंकि एक मोल एसिड यूज किया हमने और एक मोल ही हमें एस्टर मिल गया। एसिड और अल्कोहल की मोलर रेशियो 1:10 थी, है ना, बट जो एस्टर की यील्ड है एसिड के रिस्पेक्ट में दैट इज ऑलमोस्ट 100%, और शुड बी
मतलब 90 और 100 मतलब इट इज वेरी नियर नंबर, 90% लिखा है इसने, पर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू जो एसिड करें तो इट शुड बी 100%, है ना। तो इसको अंडर स्कैनर रखते हैं अभी। दूसरा, function of concentrated H2SO4 is also to increase the free energy change of the reaction, thereby increasing equilibrium constant. Statement is wrong. क्यों? क्योंकि H2SO4 जो है इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? अगर हम ऐसे बनाएं, चलो ये रिएक्शन है और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सिर्फ चेंज क्या होता है, उसकी रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उस चेंज जो आता है दैट इज इन द एक्टिवेशन। जो चेंज आएगा दैट इज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में जो चेंज आएगा थोड़ा बहुत जो आएगा, है ना। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बट और चीजें चेंज नहीं हो। फ्री एनर्जी में चेंज, इंथैल्पी में चेंज नहीं करता है कैटलिस्ट, आपने पढ़ा होगा। कैटलिस्ट विल ओनली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी and which in turn increase the rate of reaction, but फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, ना ही इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन में चेंज आता है, ना ही वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है। सिर्फ वो इक्विलिब्रियम को फास्ट लाने की ट्राई करता है, वही काम है उसका, to fasten the rate of attainment of equilibrium. Next, when an ester is heated with acidified water, the protonation will be more favorable at the acyl oxygen atom than at the alkoxy oxygen atom. When an ester is heated with acidified water, okay, H3O plus, so protonation will be more favorable at the acyl oxygen atom than at the alkoxy oxygen atom. सही है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट विल शिफ्ट टू असाइल ऑक्सीजन एंड देयरफॉर एस्टेरिफिकेशन किस पे होगी? असाइल ऑक्सीजन पे ही होनी चाहिए। देन when butyl hexanoate is heated with a large excess of methanol in the presence of a small quantity of concentrated H2SO4, methyl hexanoate is the major product. Methyl hexanoate. Methyl hexanoate treated with methyl alcohol
ऑब्वियसली ये जो मिथेनॉल है उसका जो ऑक्सीजन है दैट इज स्टेटिकली लेस हिंडर्ड, so that will attack on this carbon और ये C4H9OH जो है वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बट ये एस्टर से क्योंकि मिथेनॉल एक्सेस में है और ये तो when methanol is in excess this product can be formed. तो ये दोनों बन सकते हैं प्रोडक्ट। फर्स्ट जो है कि esterification is carried out using molar ratio of acid and alcohol as 1:10. The yield of the ester with respect to acid should be close to 90%. इसको देखना पड़ेगा एक बार में। कौन सा क्वेश्चन था ये? ACD C और D तो करेक्ट है। ये एक्चुअली 90% इसलिए लिखा होगा क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट 100%, है ना, क्योंकि एस्टर भी एक बनता है और एसिड भी एक ही यूज कर रहे हैं। Because reaction is reversible, that's why it is written it is close to 90%. तो इसलिए ए ऑप्शन को भी करेक्ट दिया, तो ए सी डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शंस। Okay, in a base catalyzed elimination reaction, the base takes away a proton from the beta position of the leaving group, the group that goes away with the bonding pair of electrons, and a double bond is formed. When the base is bulky, it prefers to take away the proton from less hindered oxygen. तो y और z क्या है बोलो? जी तो टर्शियरी पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है,
है ना, और along with tertiary तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? तो 1 ब्यूटीन अगर मेजर प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 ये वाला है, ठीक है ना, ये बल्कि है, इस वजह से इसका Br और इधर का H जाएगा, मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन हो गई है, ये हुआ ना। तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद इट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ओजोनलिसिस करेंगे तो यहां से टूट जाएगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो, तो एक प्रोपेनल और एक मिथेनल, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहीं पे इसकी जगह पे अगर ये होता तो फिर हमें प्रोडक्ट, तो हमें मिलता 2 ब्यूटेन ब्यूटुइन और हमें मिलते 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, मतलब ए ऑप्शन होता। सिस डाइक्लोरोइथाइलिन, सिस डाइक्लोरो, एक ही बात, इथाइलिन इज द कॉमन नेम और इथेन इज द IUPAC नेम, ठीक है। ओके, तो ये सिस डाइक्लोरोइथाइलिन है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस डाइक्लोरोइथाइलिन बाय इरेडिएशन। So during the interconversion, both the pi and sigma bonds are broken and reformed. Only pi bond is broken and reformed. CCl, CH bonds are broken. H and Cl atoms interchange their position. The new bonds are formed. Both pi and sigma bond rotate. तो आपको पता है कि रोटेशन क्यों नहीं हो पाती है? बोलो, पाई बॉन्ड की वजह से। तो अगर हम ये पाई बॉन्ड तोड़ दें, ऐसे फ्री रेडिकल बना दें, तो इट कैन इजिली रोटेट, और वापस जुड़ जाएगा। पहले फ्री रेडिकल बना दें, क्योंकि लाइट तो यूज ही कर रहे हैं हम, तो लाइट यूज करेंगे हम अगर, तो लाइट यूज करके तो फ्री रेडिकल बन जाएंगे ना, ये जो पाई बॉन्ड है दैट विल ब्रेक, तो फ्री रेडिकल बन जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो रोटेट हो जाएगा, रोटेट हो गया तो फिर सिस से ट्रांस बन जाएगा। तो इसका मतलब ओनली जो पाई बॉन्ड है दैट इज ब्रोकन एंड रीफॉर्म, क्योंकि जब तक पाई बॉन्ड रहेगा तब तक जो रोटेशन है दैट इज हिंडर्ड, एंड उस हिंड्रेंस ऑफ रोटेशन की वजह से तो ये दो आइसोमर बने हैं, तो उस रोटेशन को हमें फ्री करना पड़ेगा पहले। तो हमें पाई बॉन्ड तोड़ना है, और होमोलिसिस ही हुई। क्यों हुई होमोलिसिस बताओ, मैंने होमोलिसिस ही क्यों की, बोलो। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है,
फ्री रेडिकल रिएक्शन होमोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। ओके, compound X has C9H12 has 4 possible nuclear mononitro derivatives. So on oxidation it gives C8H6O4 which can have 3 possible mononitro derivatives. The compound X is, compound X has C9H12 because 6 कार्बन है, ये 7, ये 8 और ये 9, टोटल 9 कार्बन है, सब में 9 ही है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर ऑक्सीडेशन करें तो कार्बन कितने बच जाने चाहिए, 8। तो इसमें तो 8 नहीं बचेंगे क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन करते हैं हम तो ये क्या बनाएगा, COH, ये भी COH, ये भी COH, ये COH और ये वाला कार्बन COH, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, तो ये 2 कार्बन वाली चेन है तो ये 1 कार्बन वाली रह जाएगी, तो 8 तो हो गए ना। बेटा इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं ए वाले को तो क्या होगा, ये सॉरी जो CH3 है ये क्या हो जाएगा, COH, और ये CH2 CH3 भी क्या हो जाएगा, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है रिंग से उस वो कार्बन बचता है, बाकी जितने भी आगे कार्बन होते हैं वो सारे कार्बन वाटर बन जाते हैं, तो हो गया ना। हाँ, पर इसमें क्या है, इसमें तो 9 के 9 ही कार्बन इंटैक्ट रहेंगे अगर सबको भी मैं ऑक्सीडाइज कर देता हूं। इसमें भी तो इसका मतलब अभी तक इस बात से ये C8H6O4 बनता है, उससे ये क्लियर हो गया कि बी नहीं होगा। अब हमें क्या ट्राई करना है कि 4 पॉसिबल न्यूक्लियर मोनोनाइट्रो, न्यूक्लियर मतलब बेंजीन रिंग पे ही नाइट्रो ग्रुप लगाना है, तो बेंजीन रिंग पे ही नाइट्रो ग्रुप लगाना है। अगर मैं पहले की बात करूं, ए की, ये बेंजीन है, ये इसकी नाइट्रेशन करनी है। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, पैरा, इथाइल के रिस्पेक्ट में नाइट्रो, और ये। अब बताओ ये चारों डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है, ठीक है, इसका मतलब इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। सी को देख लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हाँ, दोनों का एक ही ऑर्थो है, और इसके रिस्पेक्ट में एक ही ऑर्थो पैरा, और ये पैरा।
फॉलो, चारों डिफरेंट है। सेकंड और अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में हमने ये दोनों ऑर्थो यूज कर लिए। ये ऑर्थो यूज कर लिया। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो ठीक है, और ये ऑर्थो भी यूज कर लिया, पैरा यूज कर लिया। ओके, तो इसका मतलब ओनली 3 आइसोमर्स आर फॉर्म, इसके सिर्फ 3 बनेंगे, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब आ जाओ लास्ट डी। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो इधर लगाओ या इधर लगाओ एक ही बात है, और इसके रिस्पेक्ट में इधर लगाओ या उधर लगाओ एक ही बात है, तो 2 ही बनेंगे। सी के 3, डी के सिर्फ 2। ये भी ऑप्शन कैंसिल, मतलब ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। तो बाकी भी बोल सकते हैं। अच्छा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक ही इक्विवेलेंट HCl है लो टेम्परेचर, बताओ किस NH पे ये एक इक्विवेलेंट HCl अटैक करे। इस पे क्यों नहीं बेटा? बेटा इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो इसका H प्लस तो इस पे तो अटैक करेगा ही नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गई। पाई बॉन्ड में एडिशन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए तो पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करना पड़ेगा ना, टेम्परेचर लो है और HCl है, और उसके लिए आसानी से ये वाली ऑप्शन है ना, लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल, H प्लस आयन इस पे अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सोचना ही नहीं है इसमें, जो लोन पेयर ऊपर वाला है उस पे H प्लस नहीं आ सकता। Because that lone pair is involved in conjugation. Yes. Halogenation of ketones is an interesting reaction. It is involved in the preparation of haloforms. Halogenation using molecular halogen takes place at the alpha position to the carbonyl group in the presence of an acid or base. Basic medium होता है, stability of the carbon ion is important. और acidic medium में stability of enol is important. क्योंकि रिएक्शन जो है वो इनोल फॉर्म में तरफ जाता है पहले। तो बोल रहा है एन अल्फा हेलोजिनेटेड कीटोन अंडरगोज सब्सिक्वेंट हेलोजिनेशन टू फॉर्म पॉलीहेलोजिनेटेड कीटोन। क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन पता है आपको, ऑन एसीटोन। इन दिस प्रोसेस बोलता है ट्राइक्लोरो एसीटोन जो है इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। पहले क्या बनता है? ट्राइक्लोरो एसीटोन, और फिर ट्राइक्लोरो एसीटोन जो है कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन इन 2 पॉसिबल वेज। एक में क्लोरोफॉर्म बनता है और दूसरे में आपको मिलता है मीथेन। ये बोल रहा है कि इनमें से ऑप्शन करेक्ट कौन सी है? तो द अल्फा क्लोरोकीटोन
reacts rapidly by SN1 reaction. Is it correct or incorrect? अल्फा क्लोरोकीटोन, मतलब अल्फा पोजीशन पे क्लोरो, जो भी है यहाँ पे H है या पर अल्फा पोजीशन पे क्लोरो है। अगर अल्फा पोजीशन पे क्लोरो है तो वो रिएक्शन SN1 से होगा कि नहीं होगा? SN1 में क्या होता है बताओ? कार्बोकेटायन बनता है। तो बताओ, क्लोरो अगर अल्फा पोजीशन पे है और कीटो ग्रुप है तो कार्बोकेटायन बनना इजी है कि डिफिकल्ट? बन जाएगा इजीली। तो क्लोरो ग्रुप और कीटो ग्रुप जो है वो कैसे होते हैं? रिलीजिंग ग्रुप होते हैं कि विथड्रॉइंग? क्लोरो और कीटो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग? क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं कि अनस्टेबल करते हैं? कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेंगे कि डिस्टेबलाइज करेंगे? हम्म तो अगर डिस्टेबलाइज करते हैं तो SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता। तो क्लोरो की प्रेजेंस में अगर अल्फा क्लोरोकीटोन है तो वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट पार्ट पे आओ। रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 3 पेंटेनोन, 2 ब्रोमो 3 पेंटेनोन। वन टू थ्री फोर फाइव, 3 पे पेंटेनोन, 2 पे ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो पेंटेनोन को करना है विद ब्रोमीन। इन एन एल्कलाइन मीडियम। तो it would give mainly 2,4-dibromo 3 pentanone। आज धीरे धीरे वो जो एक H दूसरा है वो भी ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा ना। सही है ये। इट इज जस्ट लाइक वो जो यही रिएक्शन है। यही रिएक्शन है। तो ये बाहर ले जाओ ना की। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। मिथाइल इथाइल कीटोन reacts with chlorine
in the presence of an acid to form 3-chloro-2-butene methyl ethyl ketone. मिथाइल इथाइल कीटोन तो आपने इससे किया क्लोरीन, द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो इनोल बनेगा, इधर क्लोरीन अटैच होना शुरू हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 3-chloro methyl ethyl ketone reacts with chlorine in the presence of an acid. तो इनोल फॉर्म बनेगी पहले, है ना? सही है। अगर इनोल बनेगी इनोल ये बनेगा, क्योंकि इनोल फॉर्म वो भी बनेगी ना जो स्टेबल होती है, तो वो फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगी, तो ऑब्वियसली क्लोरीन यहीं अटैच हो जाएगा। 1 2 3 3-chloro ब्यूटेन 2 ये भी सही है। ये बेसिक मीडियम होता है तो इनोलेट बनता है। इन एल्कलाइन मीडियम रिएक्शन 1 इज फेवर्ड और सेकेंड ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन आयन। सही है, क्योंकि आपको पता है कि अल्कलाइन मीडियम होगा तो CCl3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव जो है वो उसका कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाएगा ना ड्यू टू। हाँ, ये इसमें भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे होगी रेजोनेंस, बता सकते हो? इसमें रेजोनेंस कैसे होगी? हाँ बोलो बोलो, क्या होगा? अगर ये कार्बोकेटायन होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे कर देते हम। सही है। इसमें क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट तो होगा, इंडक्टिव से तो स्टेबलाइजेशन हो रही है, तो रेजोनेंस से कैसे होगी? हम्म, अगर ये लोन पे इधर आता है ये कौन सी बॉन्डिंग हुई? फिर ये फिर इसको वेकेंट डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा क्लोरीन को। इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऑलरेडी है इसके पास, कार्बन भी अपना लोन पेयर, कार्बन को तो लोन पेयर दे नहीं सकते आप। कार्बन के जो टोटल ऑर्बिटल हैं उसके पास है ही 4, 4 में से 3 तो यहाँ यूज कर लिए उसने,
एक के पास लोन पेयर है तो इसको इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं सकते आप, पर इस क्लोरीन ले सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट मानी जाएगी कि अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन 1 इज फेवर्ड, वैसे भी आपको पता ही है क्लोरोफॉर्म बनता है इसमें, है ना, so it is favored over reaction 2 due to the stabilization of a carbon ion. Carbon ion है that is stabilized due to the presence of 3 chlorines, और क्लोरीन का जो जनरल इफेक्ट है that is -I, और -I इफेक्ट की वजह से it is carbon ion is stabilized, ठीक है। और अगर डोनेशन की बात आती भी है तो क्लोरीन जो है that is the carbon is able to donate it because chlorine has vacant d orbital where it can accept electron pair of carbon. But आप ये बोल सकते हो कि strong -I effect of 3 chlorine atoms due to that carbon ion is stabilized. तो इसका मतलब ये जो लास्ट के तीनों ऑप्शंस हैं B, C, D, they are correct. Major products obtained when a mixture of cyclohexane and cyclopentane is heated to 300 degrees Celsius in the presence of platinum. क्या होगा? तो ये क्या करेगा बताओ, 300 डिग्री सेल्सियस और प्लेटिनम की प्रेजेंस में क्या करेगा? पहले इसकी क्या हो जाएगी? साइक्लाइजेशन से एरोमेटाइजेशन, बट साइक्लोपेंटेन जो है दैट विल नॉट चेंज, साइक्लोपेंटेन एज सच ही रहेगा, क्योंकि साइक्लोपेंटेन क्या एरोमेटिक कैरेक्टर की बात भी करें अगर, तो ये क्या बना सकता है? ये विच विल नॉट गिव एनी ड्राइविंग फोर्स। साइक्लोपेंटाडाइन बनाएगा तो एरोमेटिक तो नहीं बना, तो वो एरोमेटाइजेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स नहीं दे पाएगा, इसलिए साइक्लोहेक्सेन जो है वो तो बेंजीन बना देगा, पर साइक्लोपेंटेन जो है दैट विल नॉट गिव एनी प्रोडक्ट इवन ऑन हीटिंग। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेंजीन एंड साइक्लोपेंटेन रिमेन्स एज सच। यस, ये आप बताओ, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया और H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट, बताओ लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है? कौन सी अल्कीन देता है? ये सिस देगा और ये ट्रांस। तो इसमें देखो सिस और कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो सब में 8 ही हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक में सिस एल्कीन बनेगी और एक में ट्रांस एल्कीन, तो उसको देख के ए ऑप्शन तो कैंसिल होगी, क्योंकि ये तो हाँ, इट शुड बी ऑप्शन सी। इस सी में जो एक्स है वो क्या बनेगा? ट्रांस, तो ट्रांस, तो ये ट्रांस है, और फिर क्या बनेगा? सिस। तो ऑप्शन ये दो तो वैसे ही कैंसिल होगी, इसमें ये पहला सिस है और दूसरा ट्रांस, पर हमें तो क्या चाहिए? पहला ट्रांस
और दूसरा सिस। एक्स जो है दैट इज ट्रांस एल्कीन और वाई इज सिस एल्कीन। तो सी, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्वस इथेनॉल। तो एक्वस इथेनॉल क्या करता है, डाइजोनियम सॉल्ट को इस तरह से बना देता है, ये पूरा हट जाता है पूरा। एक्वस इथेनॉल यूज करो या फास्फोरस एसिड यूज करो, बेटा ये डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है ना। हाँ हाँ, तो उसकी जगह HSO4 नेगेटिव है, एक ही बात है। हाँ हाँ, वो कोई भी हो, it will give benzene along with acetaldehyde. The option C is correct, and we can use H3PO2 as well. अभी बेंजीन बनेगा H3PO3। Select the option showing the structure of methyl 3-hydroxy pent 2-enoate and whether it is the major or minor form. मतलब methyl 3-hydroxy pent 2-enoate, pent मतलब 1 2 3 4 5। 5 पे मिथाइल 2 पे इन और इसी पे हाइड्रोक्सी। तो ये क्या होगा, इनोल, इनोल बना ना ये। तो इसकी अगर मैं कीटो फॉर्म बनाऊं, obviously keto form is more stable than enol form, though it is involved in hydrogen bonding. पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो अगर कीटो, यहाँ कीटो होता ना, ये वाला OMe नहीं होता, Me होता, तो मे बी दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, बट ये एस्टर है, इसलिए एक कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होगी। इट शुड बी माइनर प्रोडक्ट। हाँ वैसे भी इसको बोल्ड किया, इसको लो यही आंसर होगा, समझे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इसमें भी, बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो किसके साथ होती है, CO का एस्टर के साथ। अगर कीटो फॉर्म होती दोनों, तो इसकी इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती, बट इसमें जो इनोल फॉर्म है दैट इज माइनर।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनोल फॉर्म बढ़ती है बेटा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना तो इनोल फॉर्म इज मोर, क्योंकि वैसे कीटो फॉर्म जो ना ऑलमोस्ट 0.1%, 0.9%, 0.5% होती है, बट जैसे जैसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इनोल फॉर्म से, तो उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। जी बेटा, देन इनोल, बिकॉज एक्चुअली होता है कार्बन कार्बन जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो है और कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड में, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन कार्बन पाई। इसलिए इन जनरल जो कीटो फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। ये इनोल में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, और कीटो फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड होता है। तो बीइंग पोलर, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन कार्बन पाई डबल बॉन्ड। ठीक है, बट जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है वैसे वैसे इनोल फॉर्म बढ़ती जाती है। तो कल क्या 6% हो जाएगी, 10% हो जाएगी, 15% हो जाएगी, बट मेजर बनने के लिए इट इज डिफिकल्ट। तो मेजर तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो मेजर फॉर्म हो, बट एक ही है जिसमें वो मेजर फॉर्म होती है, दैट इज बेंजीन। एक तो ये है ही बेंजीन की जो है वो, इसकी अगर कीटो फॉर्म बनाए हम, इट इज लाइक दिस। तो इसकी इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल कीटो फॉर्म्स। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो मोर स्टेबल हो जाए। यहाँ एरोमेटिक नेचर आ रहा है इसलिए ये मेजर फॉर्म हो गई। बताओ, फिनोल इज रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड देन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस, क्योंकि ना पिक्रिक एसिड बनता है। अगर मैं डायरेक्ट पिक्रिक एसिड बनाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्टली मैं फिनोल को सीधा ही HNO3 से कर देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या बनेगा? अगर मैं डायरेक्ट भी रिएक्शन करूं ना तब भी मुझे पिक्रिक एसिड मिलेगा, बट उसकी जो यील्ड है वो पुअर होगी। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो फिनोल को ऑक्सीडाइज भी कर देता है। ऐसे एक दो SO3H लग जाएंगे, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करेंगे तो NO2 ग्रुप जो है तो ये इम्प्रूव करता है यील्ड। ये रिएक्शन वैसे तो NCERT कवर नहीं करती है, बट 2014 में शायद नेक्स्ट में कुछ ज़्यादा ही टफ पूछते होंगे, इसलिए इसने नेफ्थलीन ही पूछ लिया है। The aromatic compounds can be halogenated using molecular halogen in the presence of an acid, the presence of an acid। ठीक है, तो benzene when treated with molecular bromine in the presence of ferric chloride gives bromobenzene। तो बेंजीन को बोलता है ब्रोमीन से करते हैं अगर, तो ब्रोमोबेंजीन बनता है।
और नेफ्थलीन बोलता है अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड. द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज इंटरेस्टिंग. Kinetic expression involves a term that is second order in bromine for the reaction in glacial acetic acid and first order in bromine for the reaction in 50% aqueous acetic acid. So aluminum chloride is much more active Lewis acid than ferric chloride, and the halogenations can be carried out using AlCl3. Bond energies दी हुई है AlCl bond की, AlBr bond. तो स्टेटमेंट्स बतानी है. पहला है रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्लोरोबेंजीन. रॉन्ग, क्योंकि अगर ब्रोमीन यूज कर रहे हैं आप, चाहे AlCl3 में करो, पर जो इसके ऊपर ग्रुप आएगा वो तो यहाँ से आएगा ना, जो यूज कर रहे हैं. तो ब्रोमोबेंजीन इज द मेन प्रोडक्ट. AlCl3 का क्लोरीन थोड़ी चला जाएगा, है ना. ओके, अब रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन with bromine in the presence of glacial acetic acid involves reaction of two molecules of bromine with one molecule of naphthalene and no involvement of acetic acid in the rate determining step. हाँ, इसने ऊपर ही लिख दिया ना कि जब रिएक्शन करते हैं तो काइनेटिक expression involves a term that is second order in bromine for the reaction in glacial acetic acid. तो एसिटिक एसिड जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये तो ट्रू ही है, उसने ऊपर ही मेंशन कर दिया ये. अब रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन विद ब्रोमीन इन 50% एसिटिक एसिड इन्वॉल्व्स ब्रोमीन एंड एसिटिक एसिड इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. क्योंकि उसमें दोनों ब्रोमीन यूज हो रहे हैं, इसमें फर्स्ट ऑर्डर इन ब्रोमीन फॉर द रिएक्शन इन 50% एक्वस एसिटिक एसिड. इसका मतलब वन फर्स्ट ऑर्डर विद ब्रोमीन और दूसरा उसके साथ हो जाएगा एसिटिक एसिड. और व्हेन वन मिथाइल नेफ्थलीन is reacted with bromine in the presence of a Lewis acid, 4-bromo-1-methyl naphthalene is formed as the major product. तो देखो 1-methyl naphthalene, this is 1-methyl naphthalene. इसको किया हमने ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी FeBr3, AlBr3, AlCl3. तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा. नेफ्थलीन ऐसे रहेगा. ये जो मिथाइल है, क्या इसका ओरिएंटेशन होता है बेटा? मिथाइल का ओरिएंटेशन क्या होता है? हाँ? मिथाइल का क्या ओरिएंटेशन होता है बेटा? मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि मेटा डायरेक्टिंग? तो एज मिथाइल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में जो ब्रोमीन है ऑर्थो पे लग जाएगा या फिर पैरा पे लग जाएगा. सही है. तो ये क्या बन गया? 4-bromo-1-methyl नेफ्थलीन. ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर. एक माइनर प्रोडक्ट होगा, एक मेजर प्रोडक्ट होगा. तो 4-bromo-1-methyl नेफ्थलीन इज द मेजर प्रोडक्ट. ये भी राइट है. नंबरिंग देख लो इसमें कैसे होती है नेफ्थलीन.
जो ये कार्बन होते हैं, जो दोनों कॉमन, उनसे नेक्स्ट कार्बन को 1 देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये 9 10। ओके, क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कर्व्ड एरोज आर यूज्ड to indicate the movement of electrons. The product formed through the movement of electrons as indicated by the curved arrows in the following reaction sequence. ये सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होते हैं, एमएससी मास्टर डिग्री में आते हैं क्वेश्चन, है ना। ये 14 का नेक्स्ट और कुछ ज़्यादा ही टफ बनाया हुआ है। एनी हाउ क्वेश्चन है तो वी विल डू इट। तो इसमें देखो एरो देखो और जोड़ते जाओ। देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो देखो ये ऐसा रहने देता हूँ, ये बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल, इसको इधर लिया है ना, ये पाई बॉन्ड को इधर लिया है, मतलब ये हट गया, ये और ये वाला इधर आ गया और ये बन गया, इधर भी ये सिंगल हो गया और ये डबल। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब सिर्फ एरोज द्वारा की पता भी चलता है बच्चों को कि नहीं कि एरोज क्या दिखा रहे हैं। हमने क्या किया, पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटा और ये क्या बन गया, डबल, तो ये डबल बना दिया। ये क्या हो गया, सिंगल, ये भी सिंगल, एक बॉन्ड बन गया नया, ये नया बॉन्ड बना, और ये ऐसा रहा, ये भी सिंगल हो गया और ये डबल। तो बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट है। लास्ट कार्बन पे डबल, हाँ यही है। ऐसे देखो ना, लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, और तो किसी लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है। सेकंड कार्बन पे CO तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। और 1 2 3 और 4 पे जो है मिथाइल, 1 2 3 और 4 पे मिथाइल, नहीं तो डबल बॉन्ड है, गलत, ये डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। 3 1 2 3 4 पे मिथाइल होना चाहिए, नहीं है। 3 4 पे मिथाइल है पर आगे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ एरोज बताना था आपको कि एरोज का क्या मीनिंग है। कंपाउंड X कंटेन्स कार्बन 62%, हाइड्रोजन 10.4%। X जो है वो रिएक्ट करता है विद PCl5 to give Y, which reacts with bromine under normal conditions। तो X क्या है, तो पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये है, एक है C3H6O, ठीक है, 1 2 3 4 H 2 3 6 O, E भी 1 2 3 5 6।
ये है ईथर, कीटोन, ए और डी में। अच्छा, मतलब ये C3H6O आया, ये करके C3H6O आया। ओके, तो अब देखो एक ईथर है और एक है, अब PCl5 से रिएक्शन करो, तो PCl5 से कौन रिएक्ट करेगा? अच्छा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, तो कार्बन 62, 10.4, कितना बचा ये ऑक्सीजन? कितना है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कितना हुआ बोलो? 28.7। ओके, और ये 60, तो 62/12, 10.4/1 और 28.7/60, ये कितना आया? 5 पॉइंट, ऑलमोस्ट 20, ऑलमोस्ट 10.4, और ऑक्सीजन कितना है? 27.6/16। 1.7। ओके, तो 5.1 से 1.7, 10.4/1.7, और ये कितना है? ये आएगा 36, ऑलमोस्ट ये आएगा। तो इसका मतलब ये बी और सी ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा ए और डी। तो आपको ऑप्शन, ओहो, इसमें भी, सॉरी, C3 और 2, 3, अच्छा ये तीनों ही, तो फिर उसको करने की जरूरत ही नहीं थी, अपना परसेंटेज का ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि 3 ऑप्शन C3H6O है, तो इसका मतलब इनमें से कोई होगी। ओके, तो PCl5 से रिएक्शन करते हैं। अगर मैं PCl5 से रिएक्शन करता हूँ तो कौन कौन से रिएक्ट कर जाएंगे बताओ? एक है CH3CH2CHO, एक है ये, और तीसरा है
तो देखो PCl5 से ये भी रिएक्ट कर जाएगा, ये भी रिएक्ट कर जाएगा, बट ईथर करेगा क्या? इसका मतलब ये कौन सी ऑप्शन थी? ए, ये सी और ये डी। तो डी ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल होगी, PCl5 से रिएक्शन ही नहीं होगा। ईथर PCl5 से रिएक्ट नहीं करता। अब आ जाओ दो, तो इसको अब करोगे तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। अल्डिहाइड से PCl5 रिएक्ट कर जाता है और ये प्रोडक्ट मिलता है। अल्कोहल से भी PCl5 रिएक्ट कर जाता है और ये प्रोडक्ट बनता है। बट फिर ब्रोमीन से इट विल नॉट रिएक्ट। बट इसको अगर मैं नॉर्मल ब्रोमीन से रिएक्ट करता हूँ तो ब्रोमीन तो ऐड हो जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड में। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। और सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब ये जो है ऑप्शन सी में ब्रोमीन, सी में तो ऐड होगा ही ना। पहले वाले में ए, क्योंकि देखो ब्रोमीन ऐड सैचुरेटेड कार्बन में तो हो नहीं सकता, नॉर्मल ब्रोमीन तो सारे तो सैचुरेटेड हो गए कार्बन बेटा। पर ब्रोमीन ऐसे करेगा बताओ अकेला, और वो भी क्लोरीन के सामने। CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि CBr? CCl बॉन्ड एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरी बात ब्रोमीन नॉन बोल रहे हैं यहाँ पे, हम कोई ब्रोमीन का ब्रोमाइड नहीं ले रहे कोई। सी में तो भैया डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन, वो साइक्लो ब्रोमीन में बनाएगा, याद है? पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड में ब्रोमीन का एडिशन हो सकता है आराम से, साइक्लो ऐसा प्रोडक्ट बनता है ना। ये है, ये ब्रोमीन आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये बन जाएगा, फिर Br नेगेटिव दूसरा आएगा, है ना। पाई बॉन्ड की वजह से वो पोलैरिटी आ गई ना थोड़ी बहुत उसमें, एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो गया, है ना। ओके, तो इतना आप लोग कर लेना आज के लिए। चलो ये कर लो अभी, कितने क्वेश्चन बचे हैं मेरे को? एक दो, नहीं काफी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये लास्ट। बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमीन इज मेजर्ड इन वाटर एंड क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिसिंग होगी बस, है ना। तो अगर मैं देखोगे मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन वाटर कौन सा होगा बोलो? बेटा जितने भी मिथाइल अमीन्स होते हैं, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में या इससे पहले करवाया था, मिथाइल अमीन्स में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। इथाइल अमीन्स में यस इन वाटर,
तो दिस इज द ऑर्डर। और अगर मैं क्लोरोबेंजीन या किसी भी गैसियस स्टेट में ले लूं तो फिर ये हो, जहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता होगा सॉल्वेंट, ऐसा बोल दो आप, क्योंकि देन इंडक्टिव इफेक्ट इज द मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर, वही फैक्टर होगा। तो इसलिए सेकंड जो है इन वाटर और थर्ड इन क्लोरोबेंजीन, तो डी आउट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, इतना करते हैं।